नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिहार का भूगोल का अगला पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भूगोल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। यानी तराई मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन है? तो गन्ना है, धान है और पटसन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। यानी जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन है? तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। खादर मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन है? तो धान है, गेहूं है, गन्ना है और चना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। यानी बलथर मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन है? तो अरहर है, ज्वार है और बाजरा है। अगला क्वेश्चन है, कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कौप जो मिट्टी है ये आपका भागलपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के नवादा जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल मिट्टी कहा जाता है। कौन सा? तो केवाल मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार के जो अधिकांश भाग है उसमें कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है। यानी जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है वो 1500 से 3000 मीटर है। कितना? तो 1500 से 3000 मीटर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये खगड़िया में। कहाँ? तो खगड़िया में है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी नहीं पाई? तो बलथर मिट्टी जो है ये आपका नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो बांगर मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब बिहार की जलवायु से देखते हैं। पहला है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है। तो उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जो जलवायु है वो है कैसी? तो आर्द्र जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जो जलवायु है वो कैसी है? ये अर्ध शुष्क है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी बाद आपका मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु और उपोष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा मौसम जो है वो प्रचलित है। बिहार की जलवायु को
कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है तो कौन सा ये? तो ये पटना है। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ये गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो प्राप्त होती है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य में मानसून जो होता है वो लौटना प्रारंभ करता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो भूमध्य सागर की ओर से चलने वाले या आने वाले चक्रवात के कारण से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पूर्वी मैदानों या उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो उपरोक्त दोनों से, यानी कि नॉर्वेस्टर से भी और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार मतलब वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो वर्षा ऋतु में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा की जोर रहता है? मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ये आपका ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावत ये वर्षा होने का कारण है? तो झंझावतीय वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो है चक्रवातीय तूफान। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? तो ये उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो न्यूनतम जो आर्द्रता रहता है वो अप्रैल माह में रहता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो ये सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है कितना? तो 100 से 150 के सेंटीमीटर के बीच होती है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ? तो पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? तो कितना होती है? ये आपका 90% होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपका उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये किशनगंज है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानसून का आगमन होता है? तो मानसून का जो आगमन होता है वो 15 से 20 जून के मध्य होता है।
अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र है और सूची 2 में है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है, उसको मिलान करना है। तो पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, तो ये कितना हो जाएगा, ये 29.87%। दक्षिण बिहार मैदान ये कितना हो जाएगा, 23.71%। छोटनागपुर पठार ये कितना हो जाएगा, 26.14। और छोटनागपुर की पहाड़ियाँ 20.28%, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, ये आपका 15 अक्टूबर तक रहता है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो नॉर्वेस्टर आपका पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणी में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है। तो पाला गिरने की जो संभावना है ये नहीं होती। बाकी बात मूसलाधार वर्षा होना, तेज आंधी आने, ये दोनों की संभावना होती है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है कितना, तो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है। तो किशनगंज, कटिहार और अररिया जिले के फसलों को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है। तो औसत वर्षा जो है 127 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है, तो कितना है, तो 42.8 दिन है। बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात होता है, तो कितना, तो 1033 मिलीमीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं वन प्रदेश एवं वनस्पति। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में उपरोक्त दोनों यानी कि आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन दोनों टाइप के वन बिहार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। तो वनस्पति प्रदेश में आपके सदाबहार वन जो है ये शामिल नहीं है। बाकी बाद आपका आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन ये बिहार के वनस्पति प्रदेश में शामिल है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। तो 6.64% क्षेत्रफल पर वन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। कितना, तो 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत है, तो कितना, तो 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन भूमि है। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है, तो कौन है, ये कैमूर है, सर्वाधिक सघन वन वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो इसमें शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपरोक्त दोनों यानी कि आर्द्र
पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, तो इसमें से रोहतास जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम सबसे ज़्यादा आपका कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर गया, उसके बाद नवादा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? किसमें? तो उपरोक्त सभी, यानी सहरसा, पूर्णिया और अररिया में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये आपका शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो उपरोक्त दोनों, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी है? यह है आपका 13.6 है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये 900 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो ये आपका 6473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है। अगला है, एक तरफ अभयारण्य दिया है और दूसरी तरफ जिला दिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये आपका पटना में है। वाल्मीकि अभयारण्य जो है ये आपका बोधगया में है, नहीं, वाल्मीकि अभयारण्य आपका चंपारण में है। कैमूर जो है ये आपका रोहतास में है और गौतम बुद्ध जो है ये आपका बोधगया में है और राजगीर अभयारण्य आपका नालंदा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है? तो उदयपुर जो अभयारण्य है ये आपका चंपारण जिला में स्थित है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार जो है ये आपका दरभंगा में स्थित है और ये जो है कुशेश्वर पक्षी विहार ये साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है और ये भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य भी है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान से निकलकर बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? यानी गंगा नदी जो है किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ये चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो फल्गु नदी जो है वो छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर गंगा नदी की बिहार में लंबाई है। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो बड़हिया से पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कोसी है, जिसकी लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ
तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? तो पहला कोसी हिमालय सही है, गंडक हिमालय सही है, बागमती छोटनागपुर ये गलत है, बूढ़ी गंडक हिमालय सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। बागमती का उद्गम भी हिमालय क्षेत्र ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन ये चारों नदियां जो है वो गंगा में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? उत्तर की तरफ से कौन नहीं मिलती है? तो सोन। सोन जो है आपका दक्षिण की नदी है, जिसमें गंडक, घाघरा और कोसी जो है ये उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है तो कौन नहीं मिलती है? तो बागमती दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। बाद आपका क्यूल, सोन और फल्गु जो हो गया ये तीनों दक्षिण की तरफ से गंगा में जाके मिलती हैं। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। उसकी लंबाई बिहार में है कितनी? तो 120 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्षा होती है लगभग तो कितनी? तो 1000 से 1500 किलोमीटर, मतलब 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो है ये आपका सारण जिले में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी कहाँ में निकलती है? मतलब घाघरा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो छपरा के निकट आके वो मिलती है। कहाँ? तो छपरा के निकट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है वो कौन है? तो घाघरा है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। तो कौन है? ये महानंदा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो कौन है? तो ये सोन है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये कौन है? ये चंदन है। अगला क्वेश्चन है, गंडक जो उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो ये आपका वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है ये आपकी है महानंदा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है तो ये कहाँ है? तो अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश में है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है तो पुनपुन का जो उद्गम स्थल है ये पलामू की चौराहा पहाड़ी है। फल्गु जो छोटनागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? ये मोहना से मिलने के बाद विकराल रूप धारण कर लेती है। क्यूल नदी जो खमरडीहा यानी हजारीबाग के निकट से निकलती है इसमें धाराएं समाहित हैं। तो किसकी? तो फल्गु की, पंचाने की और सकरी की, यानी कि तीनों की धाराएं शामिल हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा इनमें सभी की।
अगला क्वेश्चन है कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये आपका चौसा में मिलती है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ये आपका नवादा में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, यानी ककोलत, दुर्गावती, जियारकुंड। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात, यानी कि आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो कौन सा? तो राजगीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो सही क्रम में आपका सरयू है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक और बागमती है। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है कौन सा? तो महानंदा, कोसी, बलान और कमला है। अगला क्वेश्चन है बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने या बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है, तो कौन है? तो सोन है, पुनपुन, फल्गु एवं सकरी है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो कोसी नदी की जो अपवाह प्रणाली है ये आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी नदी मिलती है, तो कोसी नदी में कौन मिलती है? तो खगड़िया के निकट जो है वो कोसी नदी गंगा में मिलती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पटना के निकट गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना से पश्चिम में सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये छपरा के निकट गंगा में मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वो कौन सा है? तो हरोहर नदी जो है ये नहीं, अजय नदी जो है ये आपका जमुई में है, इसका उद्गम स्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो सबसे पहले सप्तधारा, फिर ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। राजगीर में और भी गर्म जलकुंड है जिसमें आपका सूर्य कुंड और नानक कुंड भी है। अगला क्वेश्चन है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ियाँ है, सही समूह कौन सा है? तो सही समूह आपका है सीता कुंड, राम स्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। अगला क्वेश्चन है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक जो है ये आपका मुंगेर के उत्तर में मिलती है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है?
ये जो है आपका बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो छपरा शहर जो है ये आपका घाघरा नदी के तट पर है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोध गया जो है वो फल्गु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती और महानंदा। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है तो कौन है? तो बूढ़ी गंडक जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये आपका मुंगेर के उत्तर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है तो कौन सी नदी है? तो घाघरा नदी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो नेपाल हिमालय है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ये जयनगर में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, कमला की सहायक नदियां हैं तो कमला की जो सहायक नदियां हैं ये उपरोक्त तीनों हैं, यानी कि सोनी, ढौरी और बलान। कमला किस नदी की सहायक नदी है? और जो कमला है वो कोसी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूरब दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो ये बराबर की पहाड़ी के निकट कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो किसने? तो कोसी नदी का जो है वो सबसे अधिक परिवर्तन होता है मार्ग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला एवं बागमती जो है वो उत्तर की ओर से आके मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।